Hey guys, welcome back to this channel. Learn is दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का पार्ट ए वाली बुक से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रीन स्किल्स। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बेसिकली ग्रीन स्किल्स से क्या समझ आता है? हरियाली आप लोगों को। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इसी बारे में, तो थोड़ा सा इंट्रो पार्ट तो इसका देखना जरूर बनता है। The environment around us affects all aspects of our life. तो भाई जो भी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमारी लाइफ को हर तरीके से हर चीज में इफेक्ट करता है। कैसे? आप सांस ले रहे हो, कैसे ले पा रहे हो? पेड़ पौधों की वजह से रह पा रहे हो, कैसे रह पा रहे हो? एनवायरनमेंट की वजह से। दैट्स वाई हमें हर एस्पेक्ट में इफेक्ट करता है। Everything around us forms our environment and our lives depend on the flora and fauna around us. तो अब जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास वो सब हमारे में एनवायरनमेंट ही कहलाती है और जो हमारी जिंदगी है उन सब पे डिपेंडेंट होती है। और फ्लोरा और फाउना तो आप सभी को पता होगा, जियोग्राफी ने इसका पीछा तो छोड़ा ही नहीं है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लोरा एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाउना। आपका जियोग्राफी का भी रिवीजन हो जाएगा। Over the years, with economic development, there has been an increase in environmental pollution. अब जैसे जैसे साल बीतते जा रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से आप देख रहे होगे कि पोल्यूशन जो है आपके आसपास में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। न्यूज़ में भी आता था दिवाली के वक्त, आप देख रहे होगे कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो 1000 से भी ज्यादा है। QI इंडेक्स जो है क्वालिटी इंडेक्स उधर का 1000 से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो कैसे आप देख सकते हो कि हाँ, समय के साथ बढ़ते बढ़ते कितना ज्यादा बढ़ गया है वो। We need to plan the maintenance of the areas in a sustainable manner so that we can enjoy the good environment created by us. हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, अच्छे से इनको एक सस्टेनेबल मैनर में बना के रखना होगा ताकि जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए बना हुआ है हम उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाए और हम अच्छे एनवायरनमेंट में रह पाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स है, कुछ चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में आएंगी, तो उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, जरूरी होता है। सोसाइटी, क्या समझ आता है आपको सोसाइटी से? आपके आस पड़ोस के लोग, यही समझ आता है क्या? तो चलिए देखते हैं, यही है इसका मीनिंग भी। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन विलेजेस, विलेजेस में साथ रहने वाले लोग, सिटीज में साथ रहने वाले लोग, स्टेट्स में साथ रहने वाले लोग, कंट्रीज में साथ रहने वाले लोग, ये सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव? तो आप बोलोगे मैम अभी मेरे पास पेंसिल है, नोटबुक है, इरेजर है, शार्पनर है, ये सारी अभी मेरे पास स्टडी मटेरियल की रिसोर्सेज है। लेकिन रिसोर्सेज तो बहुत सारी चीजें होती है ना, एनर्जी, पावर, ये सब रिसोर्सेज में होता है। तो क्या होता है रिसोर्सेज? उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर इट्स वेलफेयर। तो रिसोर्स हम किसी चीज को भी कह सकते हैं जो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल भी होती है, एनर्जी हो या ऑर्गेनिज्म हो, जो भी हम इंसान यूज करते हैं अपनी अच्छी चीजों के लिए, वो होती है हमारी रिसोर्सेज। बुरी चीजों के लिए भी लोग यूज करते हैं, उसमें भी रिसोर्सेज ही होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो चेंज हो जाता है, नाम सेम ही रहता है। जो भी हम यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज होती है। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो नेचर से हमें प्रोवाइड हो रहा है, जैसे वाटर, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो डेफिनेशन देखना जरूरी है। दोज रिसोर्सेज which occur naturally on earth are called natural resources, जो नेचर से हमें प्रोवाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वाटर नेचुरली है ना, किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है जाके पानी। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारी चीजें हमने तो नहीं बनाई है, पहले से ही बनी हुई है। नेचुरल रिसोर्सेज कम इन मेनी फॉर्म्स, ये बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है। इट मे बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इट में ऑल्सो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है। इट में ऑल्सो भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक भी हो सकता है, मेटल का हो सकता है, या फिर नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, मेटल नहीं हो सकता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेस पे थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस फॉल अंडर द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। अब नेचुरल रिसोर्सेस के कुछ कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है, तो उसको देखते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो एग्जॉस्ट ना होते हो, जो मतलब हमेशा के लिए रहे। द रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन
कंजम्पशन आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे कि आप सोलर रेडिएशन ले सकते हो, सन की एनर्जी ऐसा तो नहीं है कि हाँ खत्म हो जाएगी। टाइडल पावर ले सकते हैं क्योंकि भाई ग्रेविटी हमेशा रहनी है तो ये खत्म होनी नहीं है। तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हो सोलर रेडिएशन, विंड पावर, वाटर पावर, टाइडल पावर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ह्यूमन कंजम्पशन की वजह से खत्म हो सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। जैसे कि कोल हो गया आपका, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस आपको उतनी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो। और स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि रिन्यू हो सकती है। Renewable resources are those that are constantly available, और ये भी अवेलेबल होते हैं, inexhaustible resources की तरह होती है, ठीक है। और can be reasonably placed और recovered, जो कि हम दोबारा से ले सकते हैं, उसको रिकवर किया जा सकता है, तो ये renewable resources हो सकते हैं। जैसे कि water। नॉन renewable resources, तो ये वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, अब हम इसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। अब आता है आपका आर्टिफिशियल रिसोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ भी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि ह्यूमन की वजह से बनते हैं। द रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। जो हमारी ग्रोथ और सिविलाइजेशन की वजह से जो रिसोर्सेज हम डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बायोगैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें हमने बनाई हैं। डैम्स वगैरह भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट आर। अब कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है कि जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरमेंट खतरे में जा रहा है, डैमेज हो रहा है। तो पहला है आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप रिसोर्सेज का, तो ये भी एक उसका कॉज है। इट अकर्स व्हेन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सीड्स देयर रिप्रोडक्शन और रिप्लेनिशमेंट। तो अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप उसका कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो उसका एक डैमेज है। फिर आपके आगे वाली जनरेशंस को कैसे मिलेगा ये सारा सामान। माइनिंग भी आप देखते हो, गोल्ड माइनिंग होती है, बहुत सारी माइनिंग होती है, तो उनकी वजह से भी जो ह्यूमन जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे एनवायरनमेंट में, उनको डैमेज पहुंच रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड लाइक ओर्स। आयरन ओर आपने सुना होगा, नाम पढ़ भी चुके हो आप इसको। The ores are then refined to extract the valuable elements such as metals, gems, etc. उसके बाद हम उसको रिफाइन करते हैं, जैसे पेट्रोल को भी हम रिफाइन करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। Some of the environmental impact of mining include erosion, contamination of soil, groundwater, and loss of biodiversity. तो सॉइल और जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट किया जा रहा है, उसको गंदा किया जा रहा है, एरोजन होता है इसकी वजह से, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। आप काटते जाओगे तो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन हमारा तीसरा फैक्टर है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको खुद भी सोच के लिख सकते हो। क्या समझ आता है अब आपको डिफॉरेस्टेशन से? मैं पूछूं तो सब बोलेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट, ये डिफॉरेस्टेशन है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करके लिख सकते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि इट इज द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट वेयर द लैंड इज कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉरेस्ट यूज। तो हम वहां पे फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं और जो लैंड है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन फॉरेस्ट यूज में, जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स उस फॉरेस्ट में थे उनका भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है हमारे लिए। पॉल्यूशन, ये तो भाई बहुत ही बड़ा फैक्टर है और ये हमेशा ही आता है। पॉल्यूशन से क्या समझते हो आप? तो इसको तो देखना जरूरी है, इसका एकदम अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड pollute मीनिंग टू सॉइल और define। तो अब क्या मतलब होता है पोल्यूशन का? तो ये जो वर्ड है ये पोल्यूट वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है सॉइल या फिर डिफाइल या फिर आप कह सकते हो कंटामिनेट। पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स, और जो पोल्यूशन है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है।
विच मे बी सॉलिड, वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, और गैसियस इन नेचर, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, अब दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो तो डिग्रेड हो सकता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं जड़ से, और फिर वो हमारे यूज के लिए भी आ जाता है। Pollutants that break down into simpler, harmless substances naturally by the action of moisture and bacteria are called biodegradable pollutants. अब जब आए अपने जो सब्सटेंस पोल्यूटेंट्स जो है वो थोड़ा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और अब एक हार्मलेस सब्सटेंस है वो अच्छा सब्सटेंस बन जाते हैं नेचुरल, जैसे मॉइस्चर के एक्शन से, बैक्टीरिया की वजह से। तो ऐसे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं हम उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, पेपर वेस्ट, वुड वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। Pollutants which cannot be broken down into simpler and harmless substances are called non-biodegradable pollutants. For example, plastic, insecticides, pesticides etc. अब जो pollutants simpler substances में break down नहीं होते हैं और harmless substance होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। सेम अपोजिट में लिख दो। अब एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सभी के पास होगा वो है आपका प्लास्टिक। 100 साल पे उसे जमीन में गाड़ के रख दो वो वैसा का वैसा ही आपको मिलने वाला है। ये आप साइंस में पढ़ चुके हो, इसमें ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसेक्टिसाइड्स भी है और पेस्टिसाइड्स भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पोल्यूशन के। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब 3 मेजर टाइप्स होते हैं पोल्यूशन के। एक होता है आपका लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम हमने तो 4 पढ़े थे, एक साउंड पोल्यूशन भी होता है। हाँ, तो वो भी होता है ध्वनि प्रदूषण, तो उसको हम ज्यादा बड़ा मानते नहीं क्योंकि उससे मेनली जो है वो ह्यूमन की वजह से ह्यूमन को ही डैमेज होता है, एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रीन स्किल्स का, तो अभी हम सिर्फ एनवायरनमेंट के आधार पर देखेंगे। तो लैंड पोल्यूशन में जो भी डैमेज हो रहा है, हम लैंड के ऊपर जो डैमेज कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस से, उसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। जैसे कि आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, उसकी वजह से जो लैंड है वो पोल्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशंस हो गए, इसमें आप कचरा फेंक रहे हो और डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म इन कचरे में मतलब उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब पैदा हो जाते हैं वहां पे, वो उनको ब्रीडिंग मिलती है वहां पे, अच्छे से एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन, जितने भी गैसेस है और पार्टिकल्स जो है एयर में, हार्मफुल गैसेस जो है वो पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब इसमें हम दो टाइप्स देखते हैं, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होगा और एक ओजोन लेयर के बारे में पता होगा। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आपके साइंस में भी हेल्पफुल है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स produce harmful gases like carbon dioxide, methane. These gases trap and prevent the Earth's heat from escaping, leads to a global warming. This is called the greenhouse effect. अब जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इनको जब हम बर्न करते हैं, बर्न मतलब ये नहीं कि हाँ आप उसको जला रहे हो, अब पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे हो ना जो गाड़ियों में, उससे जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम बर्निंग ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उससे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो अब आप लोग कहोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक हार्मफुल गैस है, ट्रीज भी तो उसको ही इनहेल करते हैं, ट्रीज तो एकदम अच्छे चंगे भले रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अच्छी बात है भाई ट्रीज को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, हर चीज एक फिक्स्ड अमाउंट में हमें चाहिए होती है। अब ऐसा नहीं है ना कि आपको, आप 9th क्लास में आपको 9th का ही सिलेबस पढ़ना होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप हाँ 10th का भी पढ़ रहे हो, 11th का भी पढ़ रहे हो, 12th का भी पढ़ रहे हो। पढ़ने के लिए ठीक है, हाँ आपने पढ़ लिया, लेकिन एक लिमिटेड में आप ऐसे आपका जो दिमाग है वो कुछ ज्यादा ही डाइवर्टेड रहेगा, आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज जो है वो लिमिट में होनी चाहिए। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो मीथेन है ये उसमें से निकलते हैं और ये जो हार्मफुल गैसेस होती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो अर्थ के अंदर जो हीट आ रही है ना सन रेज की वजह से, ऐसे क्या होता है जो हीट है वो निकल जाती है, लेकिन ये गैसेस क्या करती है उसको एकदम पकड़ के रख लेती है, हाँ भाई हीट नहीं निकलने देनी है,
एकदम गार्ड्स की तरह एक्ट करते हैं, ये तो भाई गुंडा है, इसे तो पकड़ के रखो, हीट को एकदम पकड़ के रख लेते हैं वो। और उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसको ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बोला आपको समझ आ गया। अब है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हो। जस्ट फॉर अ रिविजन आपको बताया जा रहा है फिर से। दिस लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज। तो अब ये जो एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से, जो कि सन से आ रही होती है। अब ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है, बट तीन तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तीन तीन ऑक्सीजन के जो एटम है वो कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं O3 करके, और उसी को हम कहते हैं ओजोन। अब जो ये लेयर बनी है एटमॉस्फेयर में, तो वो जिस गैस से बनी है उसको हम कहते हैं ओजोन। रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर एक्सेट्रा रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आपके एसीज होते हैं या फिर एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनमें से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। These substances destroy the ozone in the atmosphere। और ये क्या करते हैं, ओजोन जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मेकिंग होल्स इन द ओजोन लेयर, और उसकी वजह से ओजोन लेयर में होल्स बनने लगते हैं। और ओजोन लेयर का क्या काम होता है, वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से। अब जब उसमें होल्स होने लगेंगे तो हम बच पाएंगे क्या, अल्ट्रावायलेट रेज से नहीं बच पाएंगे। इसीलिए इस तरीके से ओजोन लेयर में जो डैमेज पड़ रहा है वो भी हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट पे आते हैं 3 आवर्स, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 3 आवर्स ही नहीं होते, 5 आवर होते हैं, बट यहाँ हम 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी 2 भी मैं बता देती हूँ आपको। एक तो होता है आपका रिड्यूस, एक होता है रीयूज, एक होता है रिसाइकल, एक होता है रिफ्यूज, और एक होता है रिकवर। रिफ्यूज में आप क्या कर सकते हो, आप मना कर दो, नहीं हमें ये मटेरियल यूज नहीं करें। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में आप जाते हो, आपको पता है आप प्लास्टिक जो है अच्छा सब्सटेंस नहीं है, तो आप वहां जाते हो और वो आपको जो है सामान प्लास्टिक में पैक करके देता है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, रिफ्यूज करोगे, मना कर दोगे। रिकवर, अब आपके पास ओल्ड चीजें हैं, उन सबको मिला के आप रिकवर कर सकते हो। रिसाइकल रिकवर दोनों बेसिकली सेम है, भाई भाई जैसे है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके थोड़े डेफिनेशंस देख लेते हैं, एग्जाम में आता है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में। देयर आर 3 आवर्स which we apply for saving the environment। अब 3 आर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने environment को बचाने के लिए। पहला है reduce। We should reduce the use of unnecessary items like avoid buying disposal items and also avoid asking for plastic carry bags। Use your own reusable cloth or jute bags instead of plastic bags। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम reduce कर सकते हैं, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं unnecessarily उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम अवॉइड कर सकते हैं कि हाँ हम खुद के बैग्स लेके जाए और प्लास्टिक बैग्स ना मांगे मार्केट से, ठीक है। रीयूज, इट मींस टू यूज द ऑलरेडी यूज्ड मटेरियल फॉर अदर पर्पसेस सच एज मेकिंग पिलो कवर्स और रैक्स आउट ऑफ ओल्ड शर्ट्स और यूज शर्ट्स और लेडीज सूट्स। तो अब क्या होता है, इसमें हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं जो मटेरियल हम पहले यूज कर चुके हैं, जैसे कि आपकी ओल्ड शर्ट्स हो गई, सूट्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, कैन्स हो गए, इन सबको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो, कुछ और मटेरियल बना सकते हो, किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, मटेरियल नया लाने से अच्छा है। रिसाइकल, रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट दैट मे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। अब रिसाइकल का क्या मतलब होता है, हम दोबारा से यूज करें, जो रीयूज मटेरियल है उनमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वेस्ट के रूप में होते हैं, अब हम उसको रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भेज सकते हैं जहां से वो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू में हमें बन के मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक आइटम्स आर रिसाइकल्ड इनटू न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि प्लास्टिक आइटम्स जो है वो न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिसाइकल किया जाता है उन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे। कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट its exploitation, destruction or degradation।
Conservation is the sum total of activities which can derive benefit from natural resources but at the same time prevent excessive use which may lead to destruction or degradation. क्या मतलब हुआ इसका? कंजर्वेशन का मतलब है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एकदम प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यूज करें ताकि हम उसका डिस्ट्रक्शन डिग्रेडेशन या फिर एक्सप्लॉइटेशन जो है उससे उसको बचा सके. तो जितने भी हम टोटल एक्टिविटीज करते हैं उन सबसे जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, ये तो मानते हो. तो हमें उसका यूज तो है लेकिन हमें उसको बचा के भी रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ यूज कर रहे जा रहे हो करे जा रहे हो बेमतलब पे. जैसे आप रूम में हो तब तो ठीक है लाइट ऑन करके आपने छोड़ दी, लेकिन जब आप रूम से निकलो तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो. क्यों फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब आता है आपका सॉइल कंजर्वेशन. अब भाई सॉइल को कैसे कंजर्व करोगे? सॉइल कंजर्वेशन मींस चेकिंग सॉइल इरोजन एंड इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स. अब सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें क्या चेक करना होगा? सॉइल इरोजन, और इंप्रूव करनी होगी हमें सॉइल फर्टिलिटी अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स को अडॉप्ट करके. पहला जैसे सॉइल कंजर्वेशन कैन बी यूजफुल फॉर द फॉलोइंग. अब कैसे कैसे ये जो सॉइल कंजर्वेशन है कैसे कैसे यूजफुल हो सकते हैं, कैसे कैसे हुए जा सकते हैं, ये देखते हैं. मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी पहला है, आप ये कर सकते हो. कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल करो. रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से फॉरेस्ट लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, फॉरेस्ट बनाओ. टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग आपने सुनी होगी ना, वो काम कर सकते हो आप. कॉन्टोर प्लगिंग, तो ये आपने पिछले साल ही ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. तो मैं आपको ये होमवर्क में देती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कंटूर प्लगिंग क्या होता है. ठीक है. अब आता है आपका वाटर कंजर्वेशन. अब आप वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हो? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर judiciously and avoid wasting of water. अब हमारी एक आदत होनी चाहिए कि हाँ हम पानी को अच्छे से ध्यान पूर्वक यूज करें और उसका वेस्ट होना जो है उसको खत्म करें. इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, प्लांट एंड एनिमल्स. सबको पता है कि हाँ जो पानी है वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं चाहिए होता है, जानवरों को भी चाहिए होता है, पेड़ पौधों को भी चाहिए होता है. दिस कैन बी अचीव बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स. अब कैसे कैसे हम कौन से मेथड्स ऐसे यूज करें जिसकी वजह से हम इसको अचीव कर सके? Growing vegetation in the catchment areas which will hold water in the soil. अब जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह नहीं है वहां पे हम वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं ताकि वो सॉइल के अंदर जो है उसको वाटर को पकड़ के रखा जा सके. रूट्स है, आपको पता है कैसे रूट्स फंक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स. अब डैम्स और रिजर्वायर्स बनाने चाहिए ताकि हम जो वाटर का जो सप्लाई है फील्ड्स में उसको एकदम रेगुलेट कर सके. रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ये भी होना चाहिए. अब एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए. अब आप लोग बोलोगे मैम साइंस में तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, और जो टोटल एनर्जी अर्थ पे है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो फिर हम क्यों कहते हैं हाँ एनर्जी को कंजर्व करो? क्योंकि एनर्जी तो है जो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है. एनर्जी जितनी थी अर्थ पे पहले उतनी ही अभी है और उतनी ही बाद में रहेगी. तो फिर हम इसको एक मैटर ऑफ कंसर्न क्यों लेते हैं? बिकॉज जो एनर्जी आप यूज कर रहे हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में सपोज यूज कर रहे हो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना एनर्जी का वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको करने में थोड़ा टाइम लगता है. इसीलिए कहा जाता है कि हाँ एनर्जी को कंजर्व करो. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी मीन सेविंग देम एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली. इसको अच्छे से यूज करा जाए, सेव करके यूज किया जाए और एफिशिएंटली यूज किया जाए. इट कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग वेज. अब कौन कौन से फॉलोइंग वेज कुछ दिए गए नीचे जिसको हम अडॉप्ट करके ये कर सकते हैं. स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस, टीवी and other electrical items when not in use. जब चीजें काम में नहीं है तो लाइट्स, फैंस, टीवीज इन सबको बंद कर दिया जाए. यूज ट्यूबलाइट एंड एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स दैट सेव एनर्जी rather than बल्ब्स. अब बल्ब्स की जगह आप ट्यूबलाइट्स यूज कर सकते हो, या फिर जो बल्ब्स ऐसे हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट है, जो कि एनर्जी को बचाते हैं, उसको यूज कर सकते हो. कीप द बल्ब एंड ट्यूब्स क्लीन. अब बल्ब और ट्यूब जो है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए हम लोगों को. यूज प्रेशर कुकर टू सेव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग. अब प्रेशर कुकर हमें यूज करना चाहिए ताकि हम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कुकिंग के लिए उसको सेव कर सके. कीप वेसल्स
covered with a lid during cooking. और आप कुक करते हो ना, तो जो वेसल्स में जिसमें आप कुक कर रहे हो उसको कवर करके रखा करो, ठीक है. फूड कंजर्वेशन, अब खाना कैसे बचाया जाए. फूड कंजर्वेशन एंड स्टोरेज हैव बीन प्रैक्टिस्ड टू फीड मैनकाइंड इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज. अब जब शॉर्टेज का टाइम हो, हर साल ऐसा तो नहीं है, फसल अच्छी ही होती है, कभी कभी खराब भी हो जाती है एल वाले पीरियड में, तो हमें फूड को जो है कंजर्व करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए. फूड is stored in warehouses on large scale and in refrigerators at home. warehouses में फूड जो है वो स्टोर रहता है और घरों में आपके फ्रिज में स्टोर रहता है, ठीक है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी कंजर्व करना चाहिए. फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स द retention of existing forest or the creation of new forest at the levels prescribed by the state or local authority. तो क्या कर सकते हो आप, दोबारा से क्रिएट कर सकते हो फॉरेस्ट को, या फिर जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसमें और ज्यादा पेड़ पौधे लगा के उसको और हरा भरा कर सकते हो, जैसा आपके स्टेट और लोकल अथॉरिटीज ने कहा है उसके हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपका ग्रीन स्किल्स के चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं. Sustainable development is defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. अब sustainable development का क्या मतलब होता है कि हम जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है एनवायरमेंट में उसको यूज करें बिना कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रहे और उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े अपनी नीड्स को, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट, ये सेम ही चीज सॉरी गलती से रिपीट हो गई है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल में अब हम देखते हैं, सस्टेनेबल agriculture consists of environment friendly methods of farming that allow the production of agricultural crops or livestock without damage to human or natural system. अब sustainable agriculture क्या होता है, इसमें हम एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट टाइप का बनाते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड होता है जिसमें हम फार्मिंग भी अलाउ करते हैं और प्रोडक्शन भी अलाउ करते हैं क्रॉप्स का, और जो लाइव स्टॉक है उसको डैमेज भी किए बिना, टू ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम डैमेज किए बिना हम यूज करते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ केमिकल्स सो एज टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट टू सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी. तो अब इससे हम केमिकल्स का जो यूज है उसको भी प्रिवेंट करते हैं ताकि जितने भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे सॉइल पे, वाटर पे, बायोडाइवर्सिटी पे, वो सारी जो चीजें हैं अवॉइड हो सके. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ऐसे होते 17 है, बट हम यहाँ पे बेसिक थीम आइडिया ले रहे हैं, ठीक है. Reducing excessive use of resources and enhancing resource conservation. अब excessive use जो है resources का, और जो resource conservation है उसको enhance करके हम ये सारी चीजें पा सकते हैं. Recycling and reuse of waste material, recycle करके या reuse करके जो है waste material का use किया जा सकता है. Scientific management of renewable resources, अब scientifically manage करके इन सारे renewable resources को. प्लांटिंग मोर ट्रीज, अब ज्यादा ट्रीज को प्लांट करके. ग्रीन ग्रासी पैचेस टू बी इंटरस्प्रेड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स, अब जो सीमेंट की बिल्डिंग्स बनी है उनके बीच बीच में ग्रीन ग्रासी पैचेस होने चाहिए ताकि हाँ अच्छे से बायोडाइवर्सिटी का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली बिल्डिंग कहला पाए वो. यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, अब ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज करके, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं. अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आता है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट इज दैट पार्ट ऑफ नेचर व्हिच इंक्लूड द डिफरेंसेस इन genus among the individual of a species, the variety and richness of all the plants and animal species at different scales in space, locally, in a region, in the country and the world, and various types of ecosystems, both terrestrial and aquatic within a defined area. अब क्या मतलब हुआ इसका, जो भी बायोडाइवर्सिटी एंड शॉर्ट में हम कह सकते हैं जो नेचर का पार्ट है उन सब में डिफरेंसेस होते हैं, उनके जीन्स में डिफरेंस होते हैं, उनके स्पीशीज में डिफरेंस होता है, उनके वैरायटी, उनके अमीरी में डिफरेंस होता है, प्लांट में, एनिमल स्पीशीज में डिफरेंस होता है, रहने की जगह में, स्पेस में, लोकली, रीजन, इन सब में डिफरेंस होता है, हर चीज में डिफरेंस होता है. इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी.
कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो कि ग्राउंड पे रहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में थोड़ा सा और देखते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और SDGs, otherwise known as the global goals, are a universal call to end poverty, protect the planet and ensure that all the people enjoy peace and prosperity. अब जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो 17 गोल्स है, इनको हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। जिस ये एक यूनिवर्स का हम मान सकते हैं कॉल दिया हमें यूनिवर्स ने कि हाँ प्रोटेक्ट कर लो अपने प्लैनेट को और इंश्योर कर लो कि हाँ सारे लोग अच्छे से पीस में रह रहे हैं, प्रोस्पेरिटी है सबके बीच में और पॉवर्टी जो है वो खत्म हो रही है। The total number of sustainable development goals is 17, which were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in September 2015. अब जो total number of sustainable goals है वो 17 है और ये जो लॉन्च हुई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में, और वो भी न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक होमवर्क देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। जो 17 SDG गोल्स हैं उनको आप एक बारी नेट पे सर्च करना, ठीक है, और जो भी 17 गोल्स हैं उन सब के नाम जो है आप अपने नोटबुक में लिखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हाँ 4th नंबर पे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन सा 5th पे है, कौन सा 6th पे है, तो एक बार आप उसको देख लेना। अब आते हैं हम ग्रीन ग्रोथ पे, ठीक है, एक मिनट। Green growth. It means to enhance the strategies with regard to their impacts on environmental sustainability and environmental resources available to poor and vulnerable groups. अब क्या मतलब होता है इसका कि हाँ हम enhance करें सारी जो strategies हैं with regard to environmental sustainability और जो भी environmental resources है सबको available हो, गरीबों को भी और जो vulnerable groups है उनको भी। तो अभी आपने वल्नरेबिलिटी वाला जो सेक्शन है आपने SST में पढ़ा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या समझ आता है वल्नरेबल ग्रुप से, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं हमारी कंट्री में। ग्रीन इकोनॉमी में देखते हैं। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन a 1989 report for the government of the UK by a group of leading environmental economists entitled Blueprint for a Green Economy. तो अब ये जो है पहली बार कब इस टर्म को कॉइन किया गया था 1989 में, वो भी यूके में, और एक ग्रुप के द्वारा जो कि लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट में से एक था, और इसका जो ब्लूप्रिंट है उसको हमने क्या नाम दिया, ग्रीन इकोनॉमी। A green economy is a system which helps in economic growth while at the same time taking care of the environment। अब इसका क्या मतलब है कि हाँ एक ग्रीन इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन उसी समय में इन्वायरमेंट का जो है अच्छे से ध्यान भी रखा जाए। अब ग्रीन कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं? अ ग्रीन कंज्यूमर इज समवन हु इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट एंड therefore only purchases products that are environment friendly or eco-friendly. Green Consumer Day is celebrated on September 28 of each year. अब ग्रीन कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा कंसर्न लेते हैं, एनवायरनमेंट का उनको बहुत ज्यादा ध्यान है और वो सिर्फ इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और ग्रीन कंज्यूमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 सितंबर हर साल। तो अब आप ग्रीन कंज्यूमर के नाम से ये मत समझना हाँ जो ग्रीन्स को खाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ ग्रीन इकोनॉमी। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है ग्रीन इकोनॉमी के? अ ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब उसके कुछ नीचे जो दिए गए कंपोनेंट्स है वो सारे देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, ये ग्रीन कंपोनेंट है, ये ग्रीन इकोनॉमी का एक कंपोनेंट है। ग्रीन बिल्डिंग्स होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ हरे रंग का पेंट कर दिया बिल्डिंग्स में, ऐसा नहीं है, प्लांट वगैरह हमारे घरों में भी होने चाहिए। वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ग्रीन स्किल्स। चैप्टर का नाम भी ग्रीन स्किल्स था, लास्ट टॉपिक भी इसका ग्रीन स्किल्स ही है। The skills used for promoting green economy are known as green skills. Some of the areas in which green skills contribute to the sustainable development are as follows. वो हम बाद में देखेंगे। अब जो स्किल्स है जिसको हम यूज करते हैं प्रोमोट करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी को, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन स्किल्स। Some of the areas in which green skills contribute to the sustainable development are as follows। तो उसको नीचे देखते हैं। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज कर सकते हो।
वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी देख चुके हो आप, लेकिन फिर से देख लो, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक कंट्रीब्यूशन टाइप है, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज आल्सो अ कंट्रीब्यूशन, कंजर्विंग एनर्जी ये आप सब ऊपर पढ़ चुके हो, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, अब पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने का। अब ग्रीन जॉब देखते हैं। ग्रीन जॉब is employment in any industry that contributes to preserving or restoring environmental quality in that sector and allowing for sustainable development। अब ये एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जिसमें जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो लोग काम करते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्रिजर्व करने के लिए, या फिर दोबारा से जो भी इन्वायरमेंट की वहाँ पे क्वालिटी थी उसको वैसे वापस से वैसा करने के लिए जो सेक्टर्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अलाउ कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं ग्रीन जॉब। It includes jobs that help protect ecosystems and biodiversity and reduce energy, material and water consumption through high efficiently strategies। अब ये वैसा एक टाइप ऑफ जॉब है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, और एनर्जी का यूज, मटेरियल्स का यूज, वाटर कंजम्पशन का यूज, और ये जो इन सारी चीजों की जो हाई एफिशिएंसी है उनको स्ट्रेटजीज बना के यूजेबल तो करते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी यूजफुल हो ये। अब आता है आपका ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीएसडीपी। ये नाम सुना होगा आपने, शायद से नाम नहीं सुना होगा तो ये शॉर्ट फॉर्म तो नहीं देखा होगा जीएसडीपी करके। द प्रोग्राम endeavors to develop green skilled workers having technical knowledge and commitment to sustainable development which will help in the attainment of sustainable development goals। ये एक प्रोग्राम है जो कि बस डेवलप करने के लिए बनाया गया ग्रीन स्किल्स को, और जो स्किल्ड वर्कर्स है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है उनको कमिट करने के लिए कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमें हेल्प करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने के लिए। तो बस इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होता है ये हो जाता है खत्म। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कीजिएगा ढेर सारे लाइक्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।